नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे हो गए, आरबीआई ने रेपो रेट को स्लैश कर दिया है, घटा दिया है, और ये 5 साल बाद ऐसा किया गया है। तो देखेंगे इससे जुड़ी कुछ बातों को। मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व की एक फ़ोटोग्राफ जो है वो न्यूज़ में थी। वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। वहाँ पे इस समय जो है टेम्परेचर हाई ही होता है, तो उससे जुड़ी कुछ बात समझेंगे। सो इंडियन नेवी इज़ कैरिंग आउट दिस ट्रोपेक्स 2025 एक्सरसाइज, और ये हमारी, आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन में प्रिपरेशन कितनी है, कैसे हम चाइना को काउंटर करेंगे, उससे जुड़ी बात समझेंगे। फिर शशि थरूर साहब का एक एडिटोरियल आया है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंडिया का भी नाम होना चाहिए। ठीक है, देखो वर्ल्ड ओवर जो है आपको देखने को मिल रहा है, चैट जीपीटी भी आ चुका है, गूगल का अपना है। ठीक है, फिर देन वी हैव चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट इज़ एग्जिस्टिंग। तो इसमें इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, हमें हमारा इंडिजिनस कुछ एआई सिस्टम बनाना पड़ेगा। देन जर्मनी में इलेक्शंस हैं, तो उससे जुड़ी कुछ बात समझेंगे यहाँ पे। और माइग्रेंट की एंट्री के ऊपर बैन लगाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फार राइट पार्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं वहाँ पे, जो कि कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं। तो ये कुछ बातों को समझेंगे। और ईरान न्यूक्लियर टॉक्स एक बार फिर न्यूज़ में है, एंड वी विल सी द PYQ एज वेल। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज इटसेल्फ। सो रिजर्व बैंक ने 0.25 जो है परसेंटेज पॉइंट्स, एक तरीके से आपका जो क्या बोलते हैं, रेपो रेट जो है वो कम किया है। अगर मुझे समझाना हो तो रेपो रेट क्या होता है, तो बेसिकली इट इज़ द रेट एट विच योर बैंक्स दे बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो वो लोग, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो आरबीआई से भी पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो जिस रेट पे उठाएंगे वो रेपो रेट एक तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो की पॉइंट्स है कि जब आरबीआई आगे सस्ता लोन देगा किसी बैंक को, तो बैंक जो है वो बेनिफिट कम से कम अपने यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनको पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऊपर जो है जो लोन का और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स का भार है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इसको देखते हैं इस खबर को। तो देखिए यहाँ पे आ, जो है 25 बेसिक पॉइंट्स इसको घटाया गया है, और 6.25 आज की डेट में रेपो रेट है। तो की पॉइंट इसके अंदर समझने वाला ये है कि भाई ये 5 साल में ऐसा किया गया है। अब देखो इतना हाई क्यों रखा गया हमारे यहाँ पे रेपो रेट, क्योंकि हम मेजरली इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे थे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस तरीके से होती है तो उस चीज़ को भी समझेंगे। सो बेसिकली द होल गेम इज़ अबाउट फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ करेंसी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ मनी बोल सकते हो। तो जब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता था तो उस समय जो है फ्लो ऑफ मनी को वो लोग कंट्रोल करके रखते थे, मतलब एक तरीके से थोड़ा टाइट रखते थे यहाँ पे। अब उसको लूज आउट करने का टाइम आ गया है, बिकॉज व्हेन फ्लो ऑफ मनी इज गोइंग टू बी, यू कैन से, थोड़ा लूज करेंगे हम तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इट विल चर्न अप द इकोनॉमिक साइकिल। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज हेयर इफ़ यू सी, जब आप बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स आपकी जब कम हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, लोन सस्ते हो जाएंगे, इंस्टॉलमेंट सस्ती हो जाएगी, मतलब हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा। और जब हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा, मतलब आपके यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा खर्च करेंगे और डिमांड उससे जो है वो क्रिएट होने वाली है। नाउ नॉट जस्ट दैट, अब न्यू लोन्स जो हैं, बहुत से बिजनेस हाउसेस वो इस वेट में थे लोन कब सस्ते होंगे। न्यू लोन्स जब यहाँ पे चीपली अवेलेबल होंगे, व्हेन दे विल बी अवेलेबल एट, यू कैन से, स्लाइटर लेसर यू कैन से अमाउंट, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस समय वेट कर रहे थे कि कब इंडिया के अंदर थोड़ी सिचुएशन नीचे जाएगी। कुछ लोग जो हैं अभी दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, उनको ऐसा लगेगा कि 2 महीने बाद फिर दुबई आरबीआई जो है इसको फर्दर रिड्यूस करेगा। सो होल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेशन। ठीक है, सब कुछ इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एट प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन है हमारा, इट इज़ बिलो 6%, इससे कम चल रहा है। तो दिस इज़ द लिमिट दैट इज़ देयर। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है कमेटी को टारगेट दिया जाता है कि 4+-2, तो मैक्सिमम लिमिट इज 6, तो इस 6 के आसपास जो है इस चीज़ को रखे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सजेस्टेड हेयर। अब इसके अंदर आगे देखिए क्या किन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट डाला गया है। तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को लेके बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया। उन्होंने कहा कि भाई इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करना होगा और उसके साथ साथ ग्रोथ भी फैसिलिटेट करनी है। ठीक है, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो उन्होंने बताई है, तो दैट इज़
6.7%, ओके। और करंट ईयर के अंदर जो बोली जा रही है कि 6.4% होगी। 2025-26 जो है उसके लिए 6.7% उन्होंने प्रोजेक्ट की है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। अब देखो ये इतना भी अचीव कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जैसी चल रही हैं, हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं नहीं। जो जियो पोलिटिकल टेंशन हैं वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर सकती हैं। जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी हैं वो भी जो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो दीज आर द थिंग्स जो आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो पावर है उसके बियॉन्ड जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को संभालते हुए हमें आगे चलना है और इंडिया को ग्रोथ के पाथ के ऊपर लेके जाना है। सो बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए कि डिमांड ट्रेंड हमें अच्छा करना है। और आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है कि रूरल डिमांड अच्छी है, अर्बन कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम चल रहा था, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ने हाईलाइट किया था। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, टैक्स रिलीफ, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने टैक्स कम किया तो दैट इज़ रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई ने जो है मनी पैसे को थोड़ा फ्लो को इंक्रीज किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों ही आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों के ऊपर साथ काम करोगे देन इट विल बी अ बूस्ट टू इकोनॉमी। वहाँ पे आपकी इकोनॉमी जो है बेटर होती है, और यही आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, यू कैन से, फर्दर बूस्टिंग अप आर इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो एक बात समझ लो आप, आरबीआई जब बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड बोल सकते हो आप, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक। पैसे देने पड़ेंगे तो मनी तो सिस्टम में ऐड होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। अब फ्लो इंक्रीज करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो आपके यहाँ पे कम होने के बजाय वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये पता है ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ मनी को रोका जाता है, जबकि यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटीज़ ले रहे हो तो आप पैसा डाल रहे हो सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए ये पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरी चीज़, इफ़ रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स। बिल्कुल सही पॉइंट है। देखो रुपी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, अगेन देर इज़ डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल इन दैट। तो रुपी डिमांड में नहीं है, डॉलर डिमांड में चल रहा है, ठीक है। डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, इसीलिए जो है डॉलर के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए यहाँ पे। तो अगर पीछे से हमने सप्लाई बढ़ा दी डॉलर की, तो एक तरीके से डिमांड एड्रेस हो जाएगी और जो है प्राइस आप स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, क्लियर। और इसी सिस्टम के तहत जो है ये किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। अब थर्ड कह रहा है कि इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएस और यूरोपियन यूनियन दे वर फॉल, दिस इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ओके, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल कर रहा है तो उस वजह से आरबीआई डॉलर बाय आउट करेगा। अब देखो इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे तो एक तरीके से देर विल बी इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इनटू इंडियन मार्केट, रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपी आपका अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उधर इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं तो वो वहाँ पे थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, वो तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, डॉलर थोड़े से खरीद लेगा मार्केट से, ठीक। तो इस तरीके से ये थर्ड स्टेटमेंट भी जो है ये भी आपकी करेक्ट हो जाती है। सो 2 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। सॉरी, हाँ, 2 and 3। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी नोन टू अस। अब अगला सवाल देखो एक बार, ये पिछले वाला सवाल जो था आपका 2022 प्रीलिम्स का था, अब जो सवाल है दैट इज 2017 प्रीलिम्स। अब ये कह रहा है कि which one of the following is correct regarding monetary policy committee, it decides the RBI's benchmark interest rate। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिल्कुल इसी पर्पज के लिए इसे बनाई गई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी। देखो आरबीआई एक्ट कहता है देयर विल बी अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। 6 मेंबर बॉडी है, 12 मेंबर तो नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, इसको का क्या काम दिया गया है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट, बेसिकली रेपो रेट को ये एक तरीके से बताता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर नहीं होती है, ठीक, आरबीआई गवर्नर के अंडर होती है। तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो यू कैन से रॉन्ग हियर।
तो टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज फर्स्ट वन ओनली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में, और सवाल देख लीजिए किस टाइप का 2019 के प्रीलिम्स में आया था। इन्होंने कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब ये बोला कि इन्होंने बताओ अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। ठीक है, कौन सा है। तो इट इज़ अ स्लाइटर यू कैन से टफ क्वेश्चन हियर। तो ये आप टफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। ठीक है, और आप वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर देखेंगे, साइलेंट वैली यू कैन से नेशनल पार्क भी देखेंगे, मुड्डूमलाई भी देखेंगे। ओके, सो दिस पर्टिकुलर यूनिट बी पॉइंट फॉर्म्स दिस पर्टिकुलर अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी, तो इस तरीके से सवाल आते हैं, याद रखना है हमें। अब एक बार जरा ना फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या खबर आ रही है। तो ये हमने देख लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जागी है, हमें बेइज्जती महसूस हुई है, तो इसलिए हमने अब बोला है कि भाई ऐसे मत भेजो बिल्कुल क्रिमिनल्स बना के। इंडियंस का ना जो क्या कहते हैं, हमारा मान जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, ट्रम्प सैंक्शंस आईसीसी फॉर इलेजिटिमेट प्रॉब्स। तो बेसिकली आईसीसी को क्यों टारगेट कर रहे हैं ट्रम्प साहब? बिकॉज इसराइल के अगेंस्ट एक तरीके से यहाँ पे कोई सुनवाई चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रम्प ने किया है। अब जरा मैं आपको पास्ट बता दूं, देखो यूनेस्को ने इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, तब यूएस ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार, ही मूव्ड यूएस आउट ऑफ दिस। ठीक, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पिछली बार भी इसराइल वाला पंगा था, अब भी इसराइल वाला ही पंगा है जो यहाँ चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इजरायली यू कैन से लॉबी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं तो इसको यही कंक्लूड करूँगा कि इजरायली लॉबी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, और इस तरीके से ट्रम्प साहब कर रहे हैं। मे बी जो हमें पास्ट में देखने को मिल रहा था कि ही मे सीरियसली ऑक्यूपाई गाज़ा, और शायद वो पैलेस्टीनियंस को वहाँ से भगा दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मेजर अनाउंसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द पीएम फ्रांस विजिट, और हम लोग 26 रफेल खरीदने वाले हैं, नेवल वर्जन होगा ये। ओके, तो अच्छी चीज़ है ये। अब देखो ये है फ्रांस जो इंडिया का फ्रेंड है ना, जब भी हम बात करते हैं ये ऑल वेदर फ्रेंड है। क्लियर, हिस्ट्री से हमें सीखना है कि फ्रांस ने हमेशा हमारी हेल्प की है। फ्रांस आउटराइटली हमें कभी जो है परेशान नहीं करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मिराज 2000, इससे पहले हम फ्रेंच प्लेन यूज़ करते रहे हैं, अब हम रफेल की तरफ जा रहे हैं। तो वी हैव गुड इक्वेशन विद फ्रांस एंड यूजिंग यू कैन से देयर इक्विपमेंट इज़ फाइन फॉर अस, और अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस, एंड वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। क्लियर, तो उससे जुड़ी हुई बात है यहाँ पे। ओके, ऑल वेदर फ्रेंड टाइप है यहाँ पे। तो यूके रिमेन्स कमिटेड टू नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। अब देखो एक चीज़ समझनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अपना एफटीए साइन कर लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर सेइंग दैट इफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे कैन सेटल आउट द थिंग्स, मार्केट कंडीशन यूके और यूरोपियन कंट्रीज की थोड़ी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी होती है। तो अब यूके भी ये चीज़ चाहेगा, और यूरोपियन यूनियन भी आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के साथ ज़रूर इन नेगोशिएशंस में आ सकता है। क्यों ये आ सकता है, पॉइंट समझना ज़रूरी है। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईयू के ऊपर भी टैरिफ को इंक्रीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई बचने वाला नहीं है, जिस जिसको भी बेनिफिट मिल रहा था उसको जो है अब वो टारगेट करेंगे। अब यूके भी उनके टारगेटिंग पॉइंट में आएगा। सो दे ऑल आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फ्री ट्रेड एंगेजमेंट। तो उसके अंदर ये लोग बात कर रहे हैं, एंड इंडिया इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड। बहुत हमारे लिए भी थोड़ा बेनिफिट होगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अच्छा आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द गुड थिंग इज़, एंड दिस इज़ हाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। ओके, तो सही चल रहा है सिस्टम, बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाए उतना बढ़िया। अब देखो एक चीज़ समझना है आपको, अभी एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है कि हम एक तरीके से मल्टीलेटरल सिस्टम से पीछे हट रहे हैं। ठीक, इसको इस तरीके से भी आप कंक्लूड कर सकते हो। क्यों, अभी ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ के एंड पे क्यों नहीं हो रही? तो उससे पीछे हट के अब आप बायलेटरल की तरफ जा रहे हो। ओके, ये ट्रेंड भी हमने देखा है। ठीक है ना, तो कंट्रीज आपस में ही चीज़ों को सेटल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मल्टीलेटरल का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट। एंड तमिलनाडु गवर्नर एक बार फिर न्यूज़ में, रीज़न इज़ द सेम। क्या रीज़न है भाई? रीज़न है आर्टिकल यू कैन से
आर्टिकल 200 इज द बेसिक रीजन, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़। ओके, सो उस आर्टिकल के अंदर क्या होता है, तो उस पॉइंट को समझेंगे थोड़ा। सो बेसिकली आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर के पास या तो बिल को अप्रूवल दे, ठीक है, या वो बिल को विदहोल्ड करे, ओके, कि भी नहीं देता मैं अप्रूवल। और तीसरा ऑप्शन होता है वो किसी भी बिल को रिजर्व रख सकते हैं टू बी कंसिडर्ड बाय प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट साहब जो है उसको कंसिडर करेंगे। प्रेसिडेंट के ऊपर देर इज़ नो टाइम लिमिट मेंशन, कोई टाइम लिमिट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है जिसके बीच में राष्ट्रपति को डिसाइड करना है। अब जब टाइम लिमिट नहीं है तो फैसला अटक जाता है। तो अब अगर यही सब ट्रेंड चलता रहेगा तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो इससे जो है सरकार और सिस्टम तो नहीं चल सकता, आप हर बिल को ऐसे अटकाओगे। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है कि क्या करना है, ठीक है ना। तो इस केस को ट्रैक करते रहो, रोज इसके ऊपर जो है खबर आती रहेगी आपको। ओके, सो अब बात है भैया, इंडिया को बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब। उससे पहले बात करते हैं तो ट्रोपेक्स जो है ये एक एक्सरसाइज है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज। सो ये बताती है कि हम कितना रेडी हैं। तो अभी हम इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन नेवी जो है इस एक्सरसाइज को कर रही है। देर आर 9 सबमरीन्स एंड 65 शिप्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन इट। अलॉन्ग विद दिस कोस्ट गार्ड के भी शिप्स हैं यहाँ पे। ओके, तो आर्मी की यूनिट्स, इन्फेंट्री यूनिट्स भी इसमें आ रही हैं। सो ये होलिस्टिक रेडीनेस देखते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर कोई चैलेंज आ गया तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। अब देखिए इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दैट इज चाइना एंड द प्रेजेंस देयर। ओके, सो दे हैव देयर बेसिस इन श्रीलंका, दे हैव देयर बेसिस इन म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान में तो वो गवादर पोर्ट पूरा बना ही रहे हैं, और अरेबियन सी में भी उनकी प्रेजेंस है। नॉट जस्ट दैट, मॉरिशस, मेडागास्कर और इवन मालदीव्स के अंदर भी दे हैव द प्रेजेंस। सो दैट इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर अस, वो बड़ा चैलेंज हमारे लिए है यहाँ पे। ओके, इसलिए हमें अपनी वॉर रेडीनेस देखनी है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी देखना होगा कि जो पायरेट्स वगैरह आ रहे हैं उनके साथ आप कैसे डील करोगे। तो दैट्स वाई दिस ट्रोपेक्स एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट दैट स्ट्रेटेजिक, आप एक तरीके से सिग्नलिंग भी देते हो कि भी इंडिया बहुत रेडी है फ्यूचर के अंदर। इफ समवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग मैसी देन वी आर रेडी टू टेक इट ऑन, हम बिल्कुल उस चीज़ को लेके तैयार हैं। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो इस ट्रोपेक्स के पीछे की कहानी है। अब बात करते हैं, देखिए इंडियाज़ वॉइस मस्ट बी देयर इन एआई कन्वर्सेशन। बिल्कुल, तो जहाँ जहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंडिया का बिल्कुल उसमें नाम आना चाहिए। भाई आईटी सेक्टर इतना ज़बरदस्त है, तो वहाँ से एआई की तरफ जाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अब इन्होंने क्या है कि कुछ सजेशंस है कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको स्टैंडर्ड अपने यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे विद ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ओके, ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंडिया को तो हमेशा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अच्छे से नहीं जो है प्रोटेक्ट होते। तो ऐसे में किसी ने मेहनत करके एआई का सिस्टम बनाया और कोई चोरी करके ले गया तो वो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। सो ग्लोबल कोलैबोरेशन को एनहांस कीजिए। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है देन वी कैन कोलैबोरेट विद अमेरिकन और जापानीज, बिल्कुल उनके साथ मिलकर चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज एआई रेजिलियंट जॉब्स आपको वैसे ही भी क्रिएट करनी होंगी। फ्यूचर तो यही है, सिस्टम जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग पीछे नहीं रह सकते। इंडियन इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाने के लिए ये सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। एंड देन एड्रेसिंग रेगुलेटरी चैलेंज, उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। आपको न्यू रेगुलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। अब रेगुलेशन इतना नहीं होना चाहिए कि वो इनोवेशन को रोक दे, तो रेगुलेशन इस तरीके का होना चाहिए, वी शुड फैसिलिटेट इनोवेशन। क्लियर, तो ये ध्यान में रखना है हमारे यहाँ पे अगर हम कोई रूल रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। ईरान सुप्रीम लीडर क्रिटिसाइजेस द प्रपोज्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस। ओके, तो अब एक चीज़ समझनी है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं यहाँ पे। तो ईरान बना रहा था बॉम्ब, ठीक है। अब सबको पता लग गया ईरान बना रहा है बॉम्ब। जैसे ही सबको पता लगा ईरान बॉम्ब बना रहा है, यूएस ने लगा दिए सैंक्शन, बहुत तगड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। फिर आया ओबामा। ओबामा थोड़ा बंदा लाइट सा था, मतलब लाइट इन द सेंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। ओबामा सेड दैट ईरान को परसुएड करते हैं कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करे। ओके, तो बदले में क्या होगा, इन रिटर्न क्या मिलेगा, इन रिटर्न जो है ये जितने भी सैंक्शंस जो लगा रखे हैं वो सब हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से बातचीत शुरू हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करनी कि यूएस को इस पर्टिकुलर डिस्कशन से बाहर निकालो, ठीक है। तो हम तो ईरान को सैंक्शन लगाएंगे, और इन्होंने ईरान के ऊपर बहुत जो है और स्ट्रिंजेंट सैंक्शन लगा दिए।
ओके, दिस इज़ व्हाट ट्रम्प डिड। तो अब ये सब चल रहा था, ऐसे में 2018 के अंदर हमें वेवर भी मिला। ठीक, किस चीज़ को? इंडिया को मिला वेवर कि भाई ठीक है, तुम अपना ना छाबहार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट तुमने कर रखा है, इसको चलाओ। ठीक है, ये इंडिया को वेवर मिला था कि कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों के लिए नहीं थी ये कंडीशंस। लेकिन तो यूएस ने सैंक्शन वैंक्शन लगा रखे थे अभी, लेकिन बातचीत चल रही थी कि दोबारा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, उन्होंने बातचीत शुरू की, वो चली रही थी, दोबारा ट्रंप आ गए। सो वी डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉक्स। मेन गेम ये है, देखिए 2018 के अंदर सवाल पूछा गया था कि यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सिंपल सी चीज़ है, देखो इसका पूरा गेम एनर्जी के अराउंड है। ठीक है, तो ऑयल आएगा, ऑयल अगर ईरान से आएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसका बेनिफिट सबको होगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इन दैट केस प्राइसेस विल बी कूल्ड, प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो ये हम चाहते हैं वो। लेकिन अभी तक कोई इस पर लेके बात नहीं है। अदर थिंग इज दिस, ईरान विल ऑल्सो एमर्ज एज अ मेजर पावर। ईरान अभी भी मेजर पावर है, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा, वर्ल्ड का पूरा ध्यान ईरान की तरफ होगा। आज तो सब लोग इसकी परवाह भी नहीं कर रहे। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब ऐसे को देखते हुए इंडिया को ऐसी डेवलपमेंट्स को लेकर रेडी रहना चाहिए। अभी तक सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये वेवर कैंसिल किया है छाबहार पोर्ट का, ठीक, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसको जो है हमें ज़रूर टॉक्स ज़रूर लेके जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करनी चाहिए, एंड इट विल बी अ गुड थिंग, तब जाके सिचुएशन ठीक होगी। अदरवाइज प्रेजेंट सिनेरियो में तो बात नहीं बन सकती है। ठीक है, तो जर्मनी में इलेक्शंस हैं और द गेम इज़ दिस, वो माइग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि हम जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अक्सर देखा गया है, स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ पीपल जो है, इसको लेके कंट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग इम्पैक्टेड हियर, एंड दे आर रिलक्टेंट कि भी बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आ जाएं, वो उनको वो थोड़ी रिलक्टेंस नज़र आती है। तो जर्मन्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। दूसरी चीज़ देखी ना, राइट विंग पॉलिटिक्स पूरे यूरोप के अंदर जो है वो अब थोड़ा गेन करती जा रही है। ठीक है, राइट विंग पॉलिटिक्स, कल्चरल नेशनलिज्म, सो दोज आर द एस्पेक्ट्स दैट आर देयर। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है यहाँ पे जर्मनी के अंदर, एथनिक जो है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स वो देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज हुआ क्या है यहाँ पे, देर आर रोट ऑफ रेफ्यूजीज जो सीरिया और बाकी कंट्रीज से थे, ठीक है ना, अरब रेफ्यूजीज, नाउ दे वर मेड टू सेटल इन जर्मनी, वो जर्मनी में जाके सेटल हो गए, और उसका नुकसान ये हुआ कि डेमोग्राफी वहाँ का चेंज होने लग गया, एंड दिस इज द इम्पैक्ट दैट वाइट पॉपुलेशन इज सीइंग हियर। तो इस वजह से जो है थोड़ा कन्फ्लिक्ट उधर हमें देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई राइट विंग पॉलिटिक्स इज इंक्रीजिंग, और वो कह रहे हैं कि हम तो स्ट्रिक्टर माइग्रेशन लॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट है। देखो माइग्रेशन लॉ उसके लिए काम करेगा जो सीधे रास्ते आएगा, जो इलीगल आएगा उसका क्या होगा। पॉइंट इज दिस, अभी यूएस इलीगल वालों को निकाल रहा है, तो ये लोग यूरोपियंस भी शुरू हो जाएंगे। सो वी मे सी मोर इंडियंस कमिंग बैक टू इंडिया। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।